अंग्रेज पाकिस्तान में आया और 4 नस्लों से गुलाम एक फैमिली जो पट्टे पर काम करते हैं उनको आज़ाद करवा कर चला गया। कितनी खूबसूरत बात है। ये वाकया लाहौर से कसूर के दरमियान का एक इलाका है जहाँ पे एक पट्टे पे काम करने वाली एक फैमिली जो 4 नस्लों से गुलाम थे, उनकी एक रकम होती है पेशगी, जो उन्होंने पैसे लिए होते हैं, वो रकम अदा करके गोरा जो है उनको आज़ाद करवा के चला गया। नाम है उसका आरून हैचिंग्स। ये यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। वो वहाँ पे गए, उन्होंने देखा कि ये लोग इधर काम करते हैं और इस तरह नस्ल दर नस्ल गुलाम है, तो वो ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें वो खुशी से उनको गले लगा रहे हैं। अब आए मैं आपको समझाता हूँ पूरा सिस्टम पट्टे का कि ये 4 नस्लों से कोई कैसे गुलाम होता है। ये वाहिद अभी मेरा ख्याल है बिजनेस रह गया, काम रह गया जिसमें इंसान बिकते हैं, आज भी बिकते हैं। सन 2026 की बात कर रहा हूँ, 17 मई की बात कर रहा हूँ, आज भी लोग बिकते हैं और आज भी ठेके होते हैं। कैसे इंसानों को खरीदा बेचा जाता है, इस पे आज मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझिएगा, पट्टा जिसमें ईंटें बनती हैं, इसमें 2 किस्म के मॉडल होते हैं जिनके तहत ये मजदूर जो लोग हैं ये काम करते हैं। एक डे टू डे वेजर्स होते हैं जो आज काम करता है और शाम को पैसे ले लेता है, लेकिन ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं पूरा सीजन काम करूंगा। अब सीजन 4 से 5 महीनों तक का हो सकता है, अगर बारिशें हो जाएं तो सीजन खत्म। तो पूरे सीजन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर उसी पट्टे पर वो काम करेगा, लेकिन डे टू डे वेजर होगा, गुलाम नहीं होगा। रात को उसने घर चले जाना है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है पेशगी पेमेंट लेने वाली, जो ये फैमिली थी। ये क्या करते हैं कि ये 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख पैसे ले लेते हैं। जब ये पेशगी पेमेंट ले लेते हैं और इस पेमेंट को जाहिर है अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस पेमेंट के ऊपर इन्होंने सूद भी देना होता है, प्लस इनकी डेली वेज भी कम हो जाती है पेशगी लेने की वजह से। अब ये क्या करते हैं कि जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं उससे ही अपना सूद उतारते रहते हैं, असल रकम इनकी उधर ही रहती है। और अगर बीमार हो जाएं, छुट्टियां कर लें, तो असल रकम और बढ़ भी जाती है सूद की वजह से। तो इसी तरह के पेशगी पेमेंट लिए हुए जो लोग होते हैं वो फिर नस्ल दर नस्ल उनके ये चलता रहता है। आज वो उन्होंने फलां बेटा दे दिया, कल दामाद दे दिया, परसों एक और भाई दे दिया, किसी को लेना है किसी को देना है। ये इस तरह से इनके बेचने खरीदने के मामलात चलते रहते हैं। लेकिन अगर मैंने पट्टा बनाया और मुझे एक पट्टे के लोग जो मजदूर हैं वो पसंद आ गए, तो मैं फिर पिछले पट्टे वाले चोई साहब के पास जाऊंगा और उनको इनकी पेशगी रकमें अदा करूंगा। एक मुलाजिम लेने के लिए मुझे भी 8-10 लाख देना पड़ेगा, लेकिन उसके एवज ज़ाहिर है मैंने एक मुलाजिम और खरीद लिया। फिर ये रहते भी उधर ही हैं, गंदी गालियां, गलाजत, ये इनका नसीब होता है। अगर ये कभी भाग जाएं फिर इनको पकड़ कर वापस लाया जाता है, क्योंकि काम तो इन्हें कोई और आता नहीं है, ये किसी पट्टे पर ही जाते हैं। और पट्टे वाले जो साहब पट्टे वाले चौधरियों के दोस्त होते हैं, तो पता चल जाता है। उसके बाद फिर मारना कुटना ये सब कुछ इनके साथ चलता रहता है। अब ये जो सिस्टम है ना पट्टे का, इसको समझिएगा कि एक मजदूर आखिर दिन में मेहनत करता क्या है। तो सबसे पहला इसका प्रोसेस होता है मट्टी को इकट्ठा करना। तो ये मट्टी जो लेकर आते हैं, ये पैसों से लेकर आते हैं चोई साहब, और इन्हीं मजदूरों की पसंद की मट्टी होती है। उस मट्टी को लाकर इन्होंने गारे में तब्दील करना होता है इन मजदूरों ने। फिर उसको ईंटें बनाना होता है सांचे में डालकर, फिर उसको खुश्क करना होता है। फिर वो खुश्क ईंटें जो होती हैं वो भट्टी के अंदर जाती हैं, फिर वो पकती हैं, वो ईंटें बनती हैं। अंदर मजदूर और होते हैं ईंटें बनाने वाले। फिर उन ईंटों की कैटेगराइजेशन होती है, यानी जो सबसे पहले और सबसे कमजोर ईंट होती है, यानी लो कैटेगरी की, उसे छापा भी कहते हैं। उसके बाद खिंगर एक होती है, ये भी लो क्वालिटी की ईंट होती है। उसके बाद छांट होती है, खिंगर छांट बहन भाई होते हैं, ये भी लो कैटेगरी की ईंट होती है। फिर नीम अव्वल होती है, बारिशी होती है जिसपे कुछ कतरे पड़ जाते हैं बारिश के, वो वाली ईंट होती है। और फिर सबसे फाइन ईंट जिसे अव्वल कहा जाता है, वो ईंट निकलती है। अब एक मजदूर जो है वो एक दिन में 700 से 1500 ईंटें बना सकता है, और ये यहाँ तक इनकी जो है वो उजरत जाती है। फिर जितनी ईंटें खुश्क होकर सांचे से निकल के पट्टे में चली गई, वो इनके खाते में आ जाती हैं। फिर उसे बारिश लगे, फिर वो अव्वल बने या वो छांट बने, वो जो भी बने, इनको उजरत उसकी मिलती है। दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। आज भी ये सिस्टम चल रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक लेबर लॉज को वायलेट करता है। लेकिन क्योंकि ये निज़ाम इसी तरह चल रहा है, अभी तक हुकूमत की या किसी और की नज़र इस सिस्टम पर नहीं पड़ी। और ना ही ये लोग जो हैं, मेरा ख्याल है बायोमेट्रिकली रजिस्टर भी होते हैं नादरा के साथ, क्योंकि ये ऐसे ही बस उन्हीं के पास रहते हैं, उधर ही ये पलते बढ़ते हैं, ना ही अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ना बच्चों की स्कूलिंग करवाते हैं। सो दैट इज़ हाउ इनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी एक्सप्लॉइट होते हैं, वायलेट होते हैं।